राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक जिग्नेश मेवानी, बहुत जाना पहचाना नाम है, दलित आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक हैं और उन्होंने ऊना में हुए दलित अत्याचार के खिलाफ एक ज़बरदस्त जंग लड़ी और उसको जीती है। और वर्तमान में जिग्नेश भाई पूरे देश में घूम घूम करके दलितों को स्वाभिमान के और उनके जो अपने आर्थिक आजीविका के जो मुद्दे हैं उन सब पर अपनी बात को रख रहे हैं। तो आज राजस्थान में 3 दिन का जो ये पहलू खान का गोरक्षकों द्वारा मर्डर हुआ है उसको लेकर के जो धरना चल रहा है उसके लिए आए हुए हैं जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई, स्वागत आपका राजस्थान में। आपका जो ऊना का आंदोलन है जिसने पूरे गुजरात की राजनीति को बदल दिया, जबकि गुजरात में दलितों का जो संख्या है वो काफ़ी कम है, बावजूद इसके इतनी कम संख्या के बावजूद आपने एक बड़ा प्रचंड आंदोलन खड़ा किया, तो वो उसमें आप कैसे सफल हो पाए? क्योंकि इस देश में कई हिस्सों में दलित उससे कई बड़ी संख्या में होने के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं जो आपने गुजरात में कर दिखाया, तो वो कैसे संभव हुआ ऊना का? देखिए, एक तो पिछले 12-15 साल में जिस तरह से वाइब्रेंट गुजरात, स्वर्णिम गुजरात, नंबर 1 गुजरात, सबका साथ सबका विकास, ये जो बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे हुए, उससे कंप्लीटली विपरीत, उससे सदंतर विपरीत दलित उत्पीड़न के मामले और भी बढ़ रहे थे। तो दलितों में जबरदस्त पेन और फ्रस्ट्रेशन एक्यूमुलेट हो रहा था, जमा हो रहा था, और वो किसी को ये घटना को कि मानो इंतजार कर रहा था कि वो ट्रिगर हो जाए। तो ऊना की घटना का जो वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप पर वो सर्कुलेट हुआ, तो उसी की वजह से उसको ट्रिगर कर दिया गया उस घटना ने। हम लोगों का रोल ये है कि ये केवल एक घटना का रिएक्शन और फिर वो बात खत्म हो जाए, ये ना हो, वो देखना हम लोगों ने वो रोल प्ले किया। जैसे थानगढ़ में सितंबर 2012 में 3 दलित लड़कों को मार दिया गया, 16, 17 और 21 साल के। तो उसके रिएक्शन में भी करीब 60-70 हज़ार दलित थानगढ़ में जमा हुए थे। लेकिन उसके 4 साल के बाद आज परिस्थिति ये है, नौबत ये है कि गुजरात पुलिस ने एफिडेविट फाइल किया हाईकोर्ट में और बेशर्मी के साथ ऐसा कह रहे हैं कि ऑफेंस इज नॉट मेड आउट, यानी कोई गुनाह बन ही नहीं रहा है, तो हम लोग चार्जशीट नहीं करने वाले। तो वो जो 60-70 हज़ार लोग थे उसका क्या हुआ? तो ये परिस्थिति ऊना में ना हो और साथ साथ रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई भी लड़ी जाए। और रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़नी है, आत्मसम्मान की लड़ाई के साथ साथ ये संदेश गुजरात और पूरे देश के दलित समाज में जाए, इस मकसद से हम लोगों ने इस दलित मूवमेंट को चैनलाइज करने की कोशिश की। तो जो अलग अलग जिलों में, तहसील में, गांव में ऊना की घटना को लेकर जो रिएक्शंस आ रहे थे, जो रैलियां हो रही थी, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, उसको शेप करने के लिए और उसको क्लास पर्सपेक्टिव देने के लिए, आर्थिक मुद्दों के साथ जोड़ने के लिए 31 जुलाई अहमदाबाद में दलित महासम्मेलन का आयोजन किया। और जिसमें न केवल गुजरात लेकिन पूरे देश के दलित आंदोलन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 20-25 हज़ार दलितों ने गुजरात की, अहमदाबाद की सड़कों के ऊपर उतर कर ऐसी प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद जीवन में कभी मृत पशु के निकाल का काम करेंगे नहीं। तो यदि दलित आंदोलन एक आत्मसम्मान की लड़ाई है तो डेफिनेटली जाति व्यवस्था ने हमारे सर के ऊपर जो मेले गंदे काम थोपे, जिनके चलते हमें बाय प्रोडक्ट में अनटचेबिलिटी मिली, जिसे गटर में उतरना, जिसे मेला उठाना, मृत पशु के निकाल का काम करना, यदि ये काम आप छोड़ नहीं रहे तो आत्मसम्मान की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो आपकी चेतना का उभार हो, आत्मसम्मान आपका खड़ा हो, तब जाकर एक संघर्ष को आप अंजाम दे पाएंगे। तो इसलिए इन गंदे कामों को छोड़ना, उसका एक शपथ लिया गया 20-25 हज़ार लोगों ने, और उसके चलते पूरा एक नेशनल एक ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा हुआ कि गुजरात में एक जबरदस्त तरह का एक सामाजिक आंदोलन खड़ा हो रहा है। फिर उसकी जो गर्मी थी, उसका जो मोमेंटम था, उसका जो स्पिरिट था, उसको बरकरार रखने के लिए, उसके ऊपर सवार होने के लिए हम लोगों ने अहमदाबाद से ऊना की यात्रा निकाली। और उस वक्त ये नारा भी बहुत हिट हुआ कि गाय की पूछ आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। हम जब ये कहते कि गाय की पूछ आप रखो, तो संघ और भाजपा का ये गाय को माता बनाकर राजनीति करने का जो एजेंडा है उसको तो रिजेक्ट करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ जब ये कहते हैं कि हमें हमारी जमीन दो, तब तो हमारा एजेंडा सेट करते हैं। तो हमें संघ और बीजेपी के पॉलिटिक्स को प्रतिकार भी करना है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके साथ साथ हम लोगों को हमारा एजेंडा भी सेट करना है। तो वो एजेंडा क्या हो? स्वाभाविक रूप से वो रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, करप्शन, बेरोजगारी, भूमि का अधिकार,
इन मुद्दों के ऊपर हम लोगों को एजेंडा सेट करना है। तो इसी मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका आंदोलन बहुत सफल रहा और बहुत बड़ी संख्या में लोग, विभिन्न वर्गों के लोगों का समर्थन आपको मिला, लेकिन उसके ठीक बाद में ऐसी भी खबरें मीडिया में आई कि जिन पीड़ित लोगों के पक्ष में आप लड़ाई लड़ रहे थे, वही पीड़ित लोग उन्हीं लोगों के समर्थन में जाके खड़े हो गए जो लोग उनको मारने, जो विचारधारा उनको मारने वाली विचारधारा है। ऐसी खबरें मीडिया में चली, आपका क्या कहना है उसको लेकर? ये खबर में बिल्कुल तथ्य नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा, और बहुत ज़्यादा तथ्य ऐसा भी नहीं, क्योंकि संघ की एक स्ट्रेटेजी रहती है कि किसी भी तरह से दलितों को लुभाए, इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाए। छलने के अलग अलग तरीके हैं। तो एक तरीका दलितों को छलने का ये है कि वो बुद्धिज़्म के नाम पे भी एक दुकान चलाते हैं, और उस दुकान के जरिए उन्होंने कुछ लोगों को उन पीड़ित परिवारों के पास भेजा। तो हमारे दलित भाई ये समर्थन में आए, ऐसा मानकर वो बीजेपी के संघ के थोड़े वक्त के लिए झांसे में आ गए। फिर उनको रियलाइज़ भी हुआ और दलित समाज से बहुत लोगों ने उनको अप्रोच किया, समझाया। तो अब मैं नहीं मानता कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन थोड़ा जो एक इस तरह का जो मैसेज गया समाज में, वो इस वजह गया कि उनको भी कंफ्यूज कर दिया था शायद, और एक गलतफहमी की वजह से भी वो जुड़े हो। लेकिन बीजेपी के साथ वो गए हो ऐसा अभी मैं मानता नहीं जाएंगे, बीजेपी और संघ के साथ नहीं जाएंगे। जो लोग बरसों से गुजरात में दलित आंदोलन के साथ काम कर रहे स्थापित नेता लोग हैं, उन लोगों में से कईयों का ये कहना है कि जिग्नेश मेवानी जो है वो वामपंथी आंदोलन से आया हुआ नेता है और वो अंबेडकरवाद को प्रदूषित कर रहा है वामपंथ के नाम से, मार्क्सवाद को घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है अंबेडकरवाद में। तो ये जो जनवादी अंबेडकरवाद आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो स्थापित नेता हैं वो जो नाराज़गी है, इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको स्वीकार है कि जिग्नेश मेवानी जो है एक वामपंथी नेता है? देखिए, स्पष्ट रूप से मेरा वामपंथी रुझान है, स्पष्ट रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के प्रति भी मेरा रुझान है। कोई एक ही फॉर्मूला पूरी दुनिया में परिवर्तन ला दे, ऐसा मान ले कि हमें गलतफहमी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक दलित आंदोलन और वामपंथ का सवाल है, निर्विवाद रूप से ये दोनों धाराओं का मिलन होना ही चाहिए। 1936 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहली पार्टी बनाई थी वो थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, दलितों की पार्टी नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी किसानों और मजदूरों की पार्टी थी, जिसका झंडा था लाल। ये दलित आंदोलन के नेता दलितों को बताना नहीं चाहते, इसलिए नहीं बताना चाहते कि वो बाबा साहब अम्बेडकर को कन्वीनियंटली इंटरप्रेट करते हैं, मन घड़ंत तरीके से जनता के सामने पेश करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि 1916 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कास्ट इन इंडिया निबंध लिखा और 1956 में हमारे बीच में नहीं रहे, ये 40 साल का एकेडमिशियन से लेकर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तक का संपूर्ण टोटल बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो जनता के सामने रखना चाहिए। ये जब जनता के सामने रखते हैं तो पता चलता है कि एक संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर है, तो संविधान लिखने के 4 महीने पहले लेफ्ट का एजेंडा हो, माने कोई वामपंथी कह रहा हो, माने कोई वामपंथी प्रपोज कर रहा हो, उस तरह से स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में इस देश की सारी जमीन और प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण का प्रपोजल रखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर भी है। लेकिन संविधान वाले बाबा की ही बात होती है, ये रेडिकल स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज वाले बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं होती। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाले बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है, लेकिन लाल झंडे के साथ पार्टी जिन्होंने बनाई इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इस बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं होती। 1956 में बुद्धिज्म जिन्होंने अडॉप्ट किया, अंगीकार किया, उस बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है। लेकिन उसी 1956 में आगरा की कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के भूमि दलितों के लिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, अब ये करना है मेरे साथियों, आप ये करो। तो ये लैंड रिफॉर्म्स के मुद्दे की बात करने वाला बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं होती। 1938 में रेलवे के कामगारों के संघर्ष के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने मनमाड़ में कहा कि इस देश के श्रमजीवी और दलितों के 2 प्रमुख शत्रु हैं, एक है ब्राह्मणवाद, दूसरा है पूंजीवाद। इस बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं होती। मैं इस बाबा साहब अम्बेडकर की बात करना चाहता हूँ। ये रेडिकल क्रांतिकारी जो बाबा साहब अम्बेडकर है वो जनता के बीच में मैं ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा ये अटेम्प्ट है। तो मैं मानता हूँ कि 1916 से लेकर 1956 तक के
टोटल अखिल संपूर्ण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के दलित और जनता के समक्ष रखने चाहिए। जब ये रखेंगे तब स्वाभाविक रूप से दलित आंदोलन वामपंथ की धारा की ओर खींचा जाएगा। क्यों? इसलिए कि जैसा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि इस देश के दलितों के दो शत्रु हुए, ब्राह्मणवाद और दूसरा पूंजीवाद। तो पूंजीवाद क्या है, कैसे पैदा हुआ, आज कौन से चरण में है, उसको कैसे खत्म किया जाए, उसका फॉर्मूला तो वामपंथ से मिलता है। तो आपको उसके लिए तो मार्क्स के पास भी जाना पड़ेगा। बाबा साहब भी लिखते हैं, जब वो जो किताब लिखी उन्होंने बुद्धा और कार्ल मार्क्स, तो वो बुद्धिज्म के साथ साथ कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसको बेंचमार्क मानते हैं, राइट। तो 1916 में जो कास्ट इन निबंध उन्होंने लिखा, कास्ट इन इंडिया निबंध, तब से लेकर आखिरी के दिनों तक मार्क्स की विचारधारा से वो प्रभावित थे, उसको एनालिसिस करते थे, उससे सरोकार रखते थे। और कभी भी बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं वामपंथ का विरोधी हूँ या मार्क्सवाद का विरोधी हूँ। उनकी तकलीफ मार्क्सवाद या साम्यवाद का मैकेनिकल एप्लीकेशन करने वाले कुछ वामपंथी थे, उनसे तो उनकी तकलीफ थी, वामपंथ से उनकी तकलीफ नहीं थी, वामपंथियों से तकलीफ थी। तो ये दलित आंदोलन के नेता समझ नहीं रहे और दलित जनता को समझाना नहीं चाहते। उससे बचकर मैं रेडिकल अंबेडकर जनता के बीच में ले जाना चाहता हूँ। और यदि वामपंथ से आपको प्रश्न है, तब भी बाबा साहब ने कहा ना कि पूंजीवाद भी आपका शत्रु है, तो अंबेडकरवादी बताए इस शत्रु को कैसे मारेंगे, उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, क्या डिजाइन है। तो उनका उसके पास कोई जवाब नहीं है। तो आपको लगता है कि ये डिसऑनेस्टी है, ये जय भीम और लाल सलाम का जो नारा लगा है, बिल्कुल मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, इसमें कोई संभावना नजर आती है आपको? बिल्कुल। अभी क्या है कि दलितों के अंदर एक तरह से संकीर्णता के बीज कुछ अंबेडकरवादियों ने रोपे हैं। वो स्ट्रेट जैकेट हो गए हैं और कुछ देख नहीं सकते। हम लोगों को कैसा मानना है कि रामास्वामी पेरियार की ओर भी देखे, सावित्रीबाई फुले की ओर भी देखे, ज्योतिबा फुले को भी पढ़े, बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़े, शहीद आजम भगत सिंह को भी पढ़े, कार्ल मार्क्स को भी पढ़े, सिमोन बहुआ को भी पढ़े। इस देश और दुनिया में जितने भी महान चिंतक हुए उन सभी की फिलोसॉफी के साथ थोड़ा बहुत सरोकार रखिए, दिल बड़ा करिए, ओपननेस रखिए, तो जय भीम और लाल सलाम का जो नारा है वो ऑटोमेटिकली ब्लेंड होता नजर आएगा। कई लोगों का ये भी आरोप है कि आप एक सर्व समावेशी या सब प्रकार की विचारधाराओं को मिलाते मिलाते अंततः आप अंबेडकर की ही आलोचना करने लग जाते हैं। तो एक जिग्नेश मेवानी जो राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दलित नेता हैं, वो कहाँ जा करके अंबेडकर के आलोचक हो जाते हैं? नहीं, अंबेडकर की आलोचना की बात नहीं है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आलोचना से ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन किसी भी जगह पे मैंने बाबा साहब अंबेडकर की आलोचना की हो ऐसा नहीं है। मेरे जो विरोधी है, जिनको मेरे बढ़े हुए प्रोफाइल से मिर्ची लगी है या वामपंथी रुझान की वजह से मिर्ची लगी है, वो लोग इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। साथ साथ मार्क्सवादियों का जो कंट्रीब्यूशन इस देश में, उनकी जो मर्यादा है, दोनों की ओर मेरा ध्यान है। जिस तरह से अंबेडकरवादियों की भी मर्यादा है उस तरह से मार्क्सवादियों की भी मर्यादा है। लेफ्ट ने सालों तक मार्क्सिज्म की एक तरह से मैकेनिकल एप्लीकेशन की। जिस तरह से जाति का सवाल समझना चाहिए था, जिस तरह से जाति का सवाल उठाना चाहिए था, वो नहीं उठाया। लेकिन ये इतने सालों तक नहीं उठाया, उसका रियलाइजेशन भी है और उस रियलाइजेशन के चलते वो प्रोग्राम्स भी डिजाइन करते हैं। अब वामपंथ में एक सब्सटेंशियल तगड़ी डिबेट है कि किस तरह से जाति निर्मूलन हो। यहां तक कि सीपीआई लिबरेशन के कुछ साथियों ने तो बलिदान भी दिया है। बिहार में बहुत से कॉमरेडों ने भूमिहीन दलितों की जमीन के सवाल को लेकर बलिदान दिए। केवल जाति निर्मूलन की बात नहीं की, वो बात की बलिदान से ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो जो लोग खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई आपको वामपंथ के साथ जुड़ना है कि नहीं। मैं मानता हूं साफ रूप से कि दलित और वामपंथी दो आंदोलन का यदि मिलन होता है तो एक जबरदस्त तगड़ी शक्ति इस देश में खड़ी होगी। आखिर में वामपंथ भी एक ऐसे समाज का निर्माण चाहता है जिसमें न वर्ग हो, न जाति हो, न पितृसत्ता हो। आप भी यदि ऐसा मानते हैं कि मर्दवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, तो आप दोनों को साथ में बैठना चाहिए। लेकिन ज्यादातर दलित आंदोलन के साथ जुड़े हुए नेता केवल मनुवाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद ही कहते हैं, पूंजीवाद मुर्दाबाद नहीं कहते हैं। क्योंकि यदि वो पूंजीवाद मुर्दाबाद कहे तो सवाल खड़ा होगा ये पूंजीवाद क्या है, वो समझने का एफर्ट नहीं करना।
लेकिन कई सारे जो दलित चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं या एक्टिविस्ट हैं या राजनेता हैं, उनका ये मानना है कि दलित पूंजीवाद की जरूरत है। तो आप कह रहे हैं कि पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना है, लेकिन यहाँ तो दलित पूंजीवाद को स्थापित किया जा रहा है, और न केवल स्थापित किया जा रहा है बल्कि डिकी और कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी हैं जिनका खुलेआम ये कहना है कि हम एक दलित पूंजीवाद स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि आप घोड़ी पर बैठ करके तोरन मारने पर विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम मर्सिडीज और रोल्स रॉयस में आना चाहते हैं, हम हेलीकॉप्टर में बैठ करके आके शादी करना चाहते हैं, तो जो आर्थिक समृद्धि आएगी उसकी वजह से हमारे जो दुख दर्द हैं वो कुछ हद तक दूर हो जाएंगे, ऐसा सोचने वाले लोग भी हैं। तो ये जो पूंजीवाद और का जो दलित पूंजीवाद तक का जो सफ़र है, और इसमें आप कह रहे हैं कि भाई पूंजीवाद के खिलाफ भी दलित लड़ें, तो वो कैसे लड़ेगा? जैसा कि मैंने कहा कि 1938 के मनमाड़ के रेलवे के कामगारों के संघर्ष के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ब्राह्मणवाद के साथ साथ पूंजीवाद भी हमारा शत्रु है। तो ये शत्रु है और शत्रु को तो गिराना ही चाहिए। अब रही बात दलित पूंजीवाद की, तो स्पष्ट रूप से मैं मानता हूं कि मान लीजिए कि मैं एक दलित पूंजीवादी बना और मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई, तो उस कंपनी का जो कामगार वर्ग है उसका सरप्लस चूस के, उसके खून पसीने से जो कमोडिटी माल पैदा हुए हैं उसी के प्रॉफिट से मैं तगड़ा होगा। तो हम लोगों को दलित पूंजीपति खड़े करने हैं, या इस पूंजीवाद को खत्म करके इस देश की जो सारी संपत्ति है वो पूरी जनता के बीच इंक्लूडिंग दलितों में जाए, ऐसा समाजवादी समाज बनाना है। इस देश में 10% लोगों के पास 80% प्रॉपर्टी है, तो क्या 80% देश की संपत्ति कुछ 10, 12, 15, 20 दलितों के हाथ में आ जाए, ऐसा समाज बनाना है क्या? ऐसा समाज नहीं बनाना। हम लोगों को ऐसे समाज के निर्माण करना है जिसमें दलित और दलितों के साथ साथ देश की सारी जनता के बीच में सारे मटेरियल रिसोर्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूंजीवाद, दलित पूंजीवाद का जो मामला है वो एक्चुअली एंटी दलित है, वो एंटी अम्बेडकराइट है। ये जो दलित मर्दवाद है, उसके खिलाफ अभी तक कोई बहुत बड़ी आवाज़ें नहीं उठ रही है। मुख्यतः दलित साहित्य हो, दलित राजनीति हो, दलित एक्टिविज्म हो, दलित एनजीओज हो, दलित सीबीओज हो या दलित राजनीतिक पार्टियां हों, सबके नेतृत्व में अभी तक ज़्यादातर आप यूँ मान लीजिए कि 95% जो नेतृत्व करता है वो दलित मर्द हैं। तो ये जो दलित स्त्रियां हैं उनका सहभाग कब सुनिश्चित किया जाएगा? और बिल्कुल। आप उस दिशा में क्या काम करें? बिल्कुल, ये दलित आंदोलन की बहुत बड़ी कमनसीबी है और बहुत ही मेजर लिमिटेशन है, बहुत बड़ी मर्यादा। हम सारे लोग, आप में सभी लोग सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, लेकिन दलित आंदोलन में पार्टिसिपेशन और अगुवाई में दलित बहनें बहुत ही कम है। तो ये डेफिनेटली हम लोगों की पैट्रियार्कल जो नोशंस हम लोगों ने इम्बाइब की है, हमारे अंदर है, उसी का प्रतिबिंब है। हम लोग सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद तो कहते हैं, लेकिन बर्तन हमारी बहनें ये माँ ही उठाती है या साफ करती है। तो जिस तरह से हम लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो नॉन दलित प्रगतिशील लोग हैं, नॉन दलित एक्टिविस्ट फ्रेटर्निटी है, उनका एक डिसेंट कास्ट पर्सपेक्टिव नहीं है, उसी तरह से हम लोगों का एक डिसेंट जेंडर पर्सपेक्टिव नहीं है। तो इस मर्यादा को हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और दलित आंदोलन में न केवल दलित बहनों की अगुवाई हो, दलितों में भी जो वाल्मीकि समुदाय की बहनें हैं उनकी अगुवाई हो, तब जाके एक सच्चा तगड़ा एकदम बहुत ही डेमोक्रेटिक दलित आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन आप डेमोक्रेटिक दलित आंदोलन की बात कर रहे हैं, अनुभव ये बताते हैं कि जितने भी दलित आंदोलन हैं अलग अलग हिस्सों में देश में, उनके नेतृत्व में उस राज्य, उस सूबे, उस प्रदेश के जो डोमिनेंट दलित कम्युनिटी है उससे आने वाले लोग उसका नेतृत्व करते हैं और वो सफलता प्राप्त करते हैं। और वो जो दलित आंदोलन कहा जाता है, उस दलित आंदोलन से भी वाल्मीकि और उस तरह के तमाम तबके छूट जाते हैं। बिल्कुल। तो कैसे ये एक इंक्लूसिव दलित मूवमेंट बन सके, उस दिशा में राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच कुछ कर रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, ये हमारे अंदर का जो सबकास्टिज्म है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। हर एक स्टेट में अलग अलग सबकास्ट है दलितों की, तो उसके कुछ नेता उभर कर आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच पे कॉन्शियसली एक ऐसा एफर्ट करते हैं कि दलितों की सारी सबकास्ट के साथी हमारी टीम में है। एक अटेम्प्ट ऐसा भी है कि हमारी जो कोर टीम है 12-15 लोगों में, उसमें किसी को भी किसी की सबकास्ट पता नहीं है।
ठीक है, तो उस तरह का एक अप्रोच हम लोगों का होना चाहिए। हम जब मानते हैं कि सवर्ण दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, तो हम लोग इंटरनल सबकास्टिज्म के सामने भी मोर्चा खोलना चाहिए। हम लोग मानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस होने चाहिए जाति निर्मूलन के लिए। वो तब हो जब पहले इंटर सबकास्ट मैरिजेस तो हो, हमारे दलितों के अंदर जो सबकास्ट है उनके अंदर का जो भेदभाव है वो खत्म हो, उनके अंदर की जो अनटचेबिलिटी है वो खत्म हो, उनके अंदर पहले इंटर सबकास्ट मैरिजेस हो, फिर जाकर हम लोग अधिकारी बनेंगे एक और बी ऑनेस्ट दलित आंदोलन खड़ा करने में। तो वाल्मीकि समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वाल्मीकि बहनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सबकास्टिज्म को खत्म करना पड़ेगा। और बिल्कुल जैसा कि वाम का भी सवाल है तो और पूंजीवाद का जो सवाल है और ये सवाल, दो ऐसे सवाल है कि करीब करीब सारी दलित संस्थाएं, सारे दलित संगठन और सारी दलित पार्टी उनका पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म के मुद्दे पे कोई स्टैंड नहीं लेता। ये हम लोगों की एक तरह से डिसऑनेस्टी है। यदि आप सचमुच बाबा साहब अम्बेडकर को मानने का दावा करते हैं तो कहिए ना कि पूंजीवाद नाम का शत्रु उसको खत्म करेंगे, और कैसे खत्म करेंगे उसका फॉर्मूला बताएं। मुझे बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वामपंथ में, वामपंथी संगठनों में, वामपंथी पार्टियों में दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं ऐसा उनको मेरा ऐसा कहना है कि दलील के तौर पे मान के चले आज भी ऐसी परिस्थिति है, अब इसका रियलाइजेशन भी है, दलितों को स्पेस भी मिल रही है। हिस्टोरिकली वो स्पेस नहीं मिली या बहुत ही कम मिली, ये भी एक हकीकत है, लेकिन अब वो स्पेस मिल रही है। लेकिन दलील के तौर पे ऐसा माना जाए कि यदि अभी भी वो स्पेस नहीं मिल रही है तो ठीक है, चलिए मैं एक वामपंथी पार्टी बनाने को तैयार हूं, आप जुड़ने को तैयार है, मैं सारे पोजीशंस देने को तैयार हूं, तब कहेंगे ना। यानी ये वामपंथ क्या है, कम्युनिज्म क्या है, मार्क्सवाद क्या है, वो समझे पढ़े बिना उसके ऊपर चौकड़ी लगानी है, उसको उसकी तरफ एक प्रकार की घृणा व्यक्त करनी है। ये संकीर्णता, इस संकीर्णता से बचना पड़ेगा। आपके ऊना आंदोलन के दरमियान बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई आपके साथ आए और देश भर में दलित और मुस्लिम एकता की भी बड़ी चर्चा चल रही है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में अंबेडकर की शोभा यात्रा जो सहारनपुर में निकाली जा रही थी, उस पर मुस्लिमों द्वारा हमले की खबर बहुत तेज़ी से वायरल हुई है, फैली है, और उसको ऐसे बताया गया कि जैसे दलित यात्रा निकाल रहे थे और मुसलमानों ने उस पर हमला कर दिया। तो जो मुसलमान अंबेडकर को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, उस मुसलमान को दलित कैसे स्वीकार करेगा? और ये जो दलित मुस्लिम एकता का जो आपने एक सपना संजोया है और बहुत लोग इस देश में चाहते हैं ऐसा, क्या वो कभी धरातल पे उतरेगा या केवल ये एक राजनीतिक शगुफा है और ये केवल मीडिया में चर्चा का विषय है? नहीं, मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली धरातल पे उतर सकता है। और ऊना में भी हम लोगों ने देखा कि जेन्युइन दलित मुस्लिम यूनिटी खड़ी हो रही है। लेकिन ये सहारनपुर की जो घटना है वो जिस तरह से निंदनीय है, बिल्कुल उसी तरह से निंदनीय है कुछ पॉकेट्स में। गुजरात में 2002 के दंगों के वक्त दलितों का मुस्लिम्स के ऊपर अटैक करना, मुस्लिम्स का दलित के ऊपर अटैक करना, वो दोनों निंदनीय है। लेकिन दोनों समुदाय में कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जिसे कचरा कह सकते हैं, गार्बेज कह सकते हैं। तो इन गार्बेज से बचकर, इस कचरे को हटाकर, जो सचमुच मानते हैं कि दलित भी अनटचेबल्स है, मुस्लिम्स भी अनटचेबल है, दलित्स को भी हिस्टोरिकली गांव के बाहर आउटस्कर्ट्स पे रखा गया, मुस्लिम्स को भी दंगों के बाद गेटोइजेशन का शिकार बनना पड़ा है, दलित्स को भी सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मुसलमानों की भी सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मुसलमान भी ज़्यादातर वर्किंग क्लास है, दलित भी वर्किंग क्लास है। तो कोई कारण या वजह नहीं है कि दोनों साथ में ना आए। डेफिनेटली दोनों को साथ में आना चाहिए। खासतौर पे जब ये गाय माता वाला जो पॉलिटिक्स चलता है, गाय को माता बनाकर जो राजनीति चल रही है, उसका सबसे बड़ा शिकार यदि कोई बन रहा है इस देश में तो वो मुसलमान और दलित है। यदि भारत सचमुच एक हिंदू राष्ट्र बना तो मुसलमानों का जीना हराम हो जाएगा, दलितों का भी जीना हराम हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था यदि ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो केवल दलितों के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए खतरनाक साबित होगा। आज यही देख रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की डिजाइन अल्टीमेटली सनातन धर्म को लागू करना चाहते हैं, और सनातन धर्म और कुछ नहीं, जाति व्यवस्था है, वो मनुवाद को स्थापित करने की राजनीति है। तो इस राजनीति के संदर्भ में दलित और मुसलमानों का एक होना बेहद जरूरी है। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि जब मैं इंटरकास्ट मैरिजेस की बात करता हूँ और साथ साथ इंटर रिलीजियस मैरिजेस की बात करता हूँ, तब मुस्लिम समुदाय उसके लिए उतना ओपन नहीं है। तो ये मुस्लिम समुदाय की एक बहुत बड़ी मर्यादा और संकीर्णता है। तो उसको लेकर विद इन मुस्लिम कम्युनिटी एक चिंतन होना चाहिए। दलितों में आज कंपेरेटिवली मैं इस मामले को लेकर थोड़ा ज़्यादा खुलापन देखता हूँ। वो इंटर कास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए मुस्लिमों की तुलना में ज़्यादा ओपन माइंडेड है।
तो उसी तरह का खुलापन मुस्लिम समुदाय के भाइयों में आए, और हमारी बहन, हमारा भाई, इस देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति कौन सी जाति, धर्म के, नस्ल के, रंग के लोगों के शादी करे, प्यार करे, वो उनकी मर्जी होनी चाहिए। तो उस तरह का खुलापन जब आएगा तब सचमुच सामाजिक सांस्कृतिक धरातल पर दलित मुस्लिम यूनिटी एक कॉन्क्रीट स्वरूप ले पाएगी। दलित मुस्लिम यूनिटी केवल चुनावी राजनीति में भाजपा के सामने मोर्चा खोलने के लिए नहीं होनी चाहिए, संघ और बीजेपी को डिफीट करने के लिए तो होनी ही चाहिए। गाय की पूंछ हिलाने की जो राजनीति है उसके सामने अटैक, एक प्रतिकार करने के लिए तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक और भी कॉन्क्रीट स्वरूप तब बनेगा जब हम इंटर सबकास्ट, इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए ओपन रहे। ये जो ऊना की घटना हुई, ऊना में गाय के नाम पर दलितों पर अत्याचार हुआ और दलित उठ खड़ा हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दादरी में अखलाक को मार दिया गया, नागौर में गफूर मियाँ को मार दिया गया, लातेहार में एक मुस्लिम साथी को मार दिया गया, आपके अहमदाबाद में अयूब को मार दिया गया, और अभी हाल ही में नूह के पहलू खान को मार दिया गया अलवर बहरोड में, और कई अन्य लोगों को घायल कर दिया गया। और आमतौर पर मुस्लिम गाय के नाम पर बहुत सताया जा रहा है। बावजूद इसके भी मुस्लिम उतने आक्रोश के साथ सड़क पर क्यों नहीं उतरता है जैसे दलित उतरता है? जैसे ऊना की घटना देखे, जबरदस्त प्रतिकार दलितों ने किया गुजरात में, न केवल गुजरात लेकिन पूरे देश के दलित आंदोलन के इतिहास में ये घटना का एक बहुत एक सुवर्ण अक्षर में उसका एक जिक्र होगा, उतना एक हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ। लेकिन उसी दौरान मोहम्मद अयूब की हत्या होती है तो मुसलमान दलितों को आंदोलन में शरीक हुए, आंखों के सामने उन्होंने देखा पूरे आंदोलन को कि कितनी बड़ी तादाद में दलित उठ खड़े हुए, फिर भी मुसलमान बाहर नहीं आ रहे, तो बहुत ही सहमे हुए हैं, जबरदस्त तनाव में है, उतने डरे हुए कि मोहम्मद अयूब की घटना के रिएक्शन में 2000 मुसलमान भी बाहर नहीं आए, जबकि दलित हजारों की तादाद में बाहर है। आज हम लोग वहाँ पर गए थे अलवर, जहाँ पर ये भाई पहलू खान की हत्या कर दी गई उनके गांव, तो वहाँ पर भी गांव का माहौल देखा, गुस्सा है लेकिन उतने डरे हुए दहशत में भी है। तो वो एक डर और दहशत का माहौल उतना ज़बरदस्त है, उनको उतने हाशिए में, कोने में धकेल दिया है कि वो बाहर नहीं आ रहे, लेकिन उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो जो सहमी सी उनकी जो जकड़न है, वो उनको वो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। मैं मानता हूँ जयपुर की सड़कें मुसलमानों को जाम करनी चाहिए, वो जब जयपुर की सड़कें जाम करेंगे तब आप और मैं तो स्वाभाविक रूप से साथ जाकर खड़े रहेंगे। जिस तरह से दलित उठ खड़े हुए और पूरे देश की एक्टिविस्ट फ्रेटर्निटी उनके समर्थन में आकर खड़ी रही, बिल्कुल उसी तरह से मुसलमानों को ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। दहशत का माहौल है डेफिनेटली, जिस तरह से उनको डराया गया पिछले 12, 15, 20 साल में मोदी के उभार के बाद, उससे हम वाकिफ हैं। तो उनका डरना, उनकी इतनी दहशत में जीना वो भी स्वाभाविक है, समझ है, लेकिन इस परिस्थिति को बदलने के लिए उनको बाहर तो आना ही पड़ेगा, एक आक्रामकता दिखानी पड़ेगी। आपको नहीं लगता है कि संघ और उसकी विचारधारा के लोग जिस तरीके से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते थे और डरा धमका करके इस देश में रखना चाहते थे, वो उस एजेंडे में कहीं सफल होते जा रहे हैं? आज जिस तरीके से डर जो पैदा हुआ, बिल्कुल कहीं ना कहीं उस एजेंडे में सफल होते दिख रहे हैं। और आप देखिए, ऊना की घटना के बाद मोहम्मद अयूब की हत्या होती है, उसके बाद यहाँ पर पहलू खान की हत्या होती है, उसी दौरान एक बहुत बड़ी खतरनाक घटना होती है, वो है भोपाल के एनकाउंटर्स। भोपाल के एनकाउंटर्स में जिस तरह से कानून संविधान के धज्जियां उड़ाकर 8 अंडर ट्रायल्स मुस्लिम भाइयों को मार डाला गया, और उसमें भी जिस तरह का रिएक्शंस आना चाहिए मुस्लिम समुदाय का नहीं आया, वो भी दिखाता कि किस हद तक वो सहमे हुए, और उनकी ये दहशत कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी जो करना चाहते थे उनकी एक विक्ट्री दिखाती है, और वो एक बहुत बड़ी कमनसीबी हम लोगों की। तो राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच आगामी दिनों में किस तरह का प्लान कर रहा है, ये भविष्य की योजना तो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा सवाल है कि आप बार बार मोदी जी के 56 इंच के सीने का नाप बताते हैं देश को और उनको चुनौती देते हैं। उन्हीं के सूबे में आप रहते हैं और एक ही शहर में आप रहे हैं, वहीं आपका उभार हुआ है, और मोदी की राजनीति भी आपके जवान होने के साथ साथ जवान हुई है। तो कहीं आपको डर नहीं लगता है कि अब तो मोदी प्रचंड बहुमत में हैं और जिग्नेश मेवानी को चुप कर देंगे किसी दिन? देखिए, गुजरात के होम मिनिस्टर हरिन पांड्या
जो संघ के बहुत चहीते थे, ब्राह्मण कम्युनिटी में से आते थे और होम मिनिस्टर थे, यदि उनका कत्ल हो सकता है तो इस देश में किसी को भी चुप किया जा सकता है। लेकिन कोई विकल्प नहीं है हम लोगों के पास लड़ने के बजाय। घर में बैठे तो रह नहीं सकते। 45% बच्चे कुपोषित हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान 50 लाख आवास तैयार करने का वचन दिया था, उसका 1% मकान भी गुजरात में नहीं बनाया। 90,000 करोड़ के नर्मदा की कैनाल के बजट के बावजूद 53 किलोमीटर लंबी कैनाल का नेटवर्क खड़ा नहीं हो रहा है। आधा गुजरात प्यासा है। 24 दलित बहनों के ऊपर 2004 में बलात्कार हुआ था, वो 2014 में 300% की इंक्रीज के साथ 74 तक पहुंचा। 119 के करीब गांव में दलित पुलिस प्रोटेक्शन में जी रहे हैं। हजारों की तादाद में दलित आज भी मेला उठा रहे हैं। किसान सुसाइड कर चुके हैं 6,000 के करीब। वर्किंग क्लास का जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। 5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी को गुजरात की सरकार लघुत्तम वेतन मिनिमम वेज देने को तैयार नहीं है। इन सारी परिस्थिति में यूथ खड़ा नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा? तो लड़ना तो पड़ेगा। तो मोदी जी का सीना 56 का है कि नहीं? जनता को अपना सीना 56 का बनाना पड़ेगा। तो क्या योजना है राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की आगे? एक तो इस आंदोलन को पूरा राष्ट्रव्यापी बनाने की दिशा में, और भविष्य में आप क्या ठोस कदम ले रहे हैं? दलित मुस्लिम एकता की बात हो, चाहे दलितों के आर्थिक मुद्दों को आगे ले जाने की बात हो, या उसके ज़मीन के अधिकार जैसे तमाम सवालों को लेकर के राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की क्या फ्यूचर प्लानिंग? देखिए, एक दलित आंदोलन का अल्टीमेट गोल, आखिरी लक्ष्य, चुनावी राजनीति के चलते सत्ता हासिल करना नहीं होना चाहिए, जाति निर्मूलन होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन का परम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल ये था कि भारतीय समाज जाति विहीन बने, जाति निर्मूलन हो। उस प्रोसेस में संघर्ष के जरिए एक वैकल्पिक राजनीति लेकर आप आते हैं, और यदि सक्सेस होकर राजसत्ता के ऊपर आप कब्जा भी बनाते हैं तो वो अच्छी बात होगी। लेकिन चुनावी राजनीति में सत्ता हासिल करना वो अल्टीमेट लक्ष्य नहीं। अल्टीमेट लक्ष्य जाति निर्मूलन है। तो वो कैसे हो, उस दिशा में एक थ्योरेटिकल डिबेट में जाना, और उसमें से जो निकल कर आए प्रोग्राम्स, उस प्रोग्राम्स को वास्तव का स्वरूप देना, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम लोग मानते हैं कि हमारा आंदोलन, दलित आंदोलन, जाति निर्मूलन का आंदोलन, वो आत्मसम्मान की भी लड़ाई है, तो साथ साथ रोटी कपड़ा और मकान की भी लड़ाई है। इसलिए हम कहते हैं संघर्ष अस्मिता के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। इसीलिए कहते हैं कि ये वर्ग के सामने भी संघर्ष है, जाति के सामने भी संघर्ष है। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं ब्राह्मणवाद भी शत्रु है, पूंजीवाद भी शत्रु है। ये जो सच्चा क्रांतिकारी रेडिकल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, वो जनता के बीच ले जाएंगे। उनकी विचारधारा और भगत सिंह की विचारधारा, सावित्रीबाई फुले की विचारधारा, कार्ल मार्क्स की विचारधारा, इन सारी विचारधाराओं के जोड़कर इस देश के सारे पीड़ित, शोषित, वंचित समुदाय को एक ब्रॉड फ्रंट पे लाकर जाति निर्मूलन के मुद्दे पर काम करेंगे। और देश की जनता की, गरीब जनता के जो भी सवाल है, वो सारे सवाल हम लोग उठाएंगे, और एक सचमुच प्रगतिशील डेमोक्रेटिक दलित आंदोलन खड़ा हो, पूरे देश में खड़ा हो। इस तरह की हम लोगों की सोच है, और जमीन का मुद्दा दलित आंदोलन का एक बहुत ही अहम मुद्दा बने, उस दिशा में काम करें। और उसीलिए अभी मैं तमिलनाडु जाकर आया, तेलंगाना जाकर आया, कर्नाटका जाकर आया, केरला जाकर आया, अभी आपके साथ राजस्थान में बैठा हूँ, दिल्ली में भी जाकर आया, गुड़गांव भी गया हूँ। तो धीरे धीरे करके राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की ब्रांचेस अलग अलग स्टेट्स में भी खुले, और वर्ग और जाति दोनों के सामने दलित आंदोलन मोर्चा खोले, और बस उसी दिशा में भी तो कार्यरत है। पूरे देश का जो दलित यूथ है, बहुजन यूथ है, अभी ये जो एंड्रॉयड फ़ोन वाली जनरेशन है, जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सक्रिय है, इस नौजवान पीढ़ी में बहुत जोश देखा जा रहा है। वो बाबा साहब को जानना भी चाहती है, पढ़ना भी चाहती है, सड़कों पर भी उतरना चाहती है। तो ये इस नौजवान पीढ़ी को जिग्नेश मेवानी, जो खुद भी एक नौजवान है, उसका क्या संदेश? संदेश तो यही है कि आज जिस प्रकार के हालात में हम लोग जी रहे हैं, संघ और भाजपा के लोग मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको चर्बी चढ़ी है। वो हर कीमत पर इस संविधान को तोड़ मरोड़ कर उसकी जगह पे मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। हमारे देश का संविधान ऐसा कहता है कि समाज में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक अभिगम हम लोगों का विकसित होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं किसी जमाने में मनुष्य का बॉडी और हाथी की मुंडी जोड़ने की टेक्निक थी। तो हम लोग जो सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह की विचारधारा के साथ सरोकार रखते हैं, वो तर्क शक्ति को काम पे लगाते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। तो हम राइट ब्रदर्स की जो लेगेसी है उसको चेरिश करेंगे, और संघ और भाजपा के लोग
पुष्पक विमान की बात करते हैं। तो ये जो दो विचारधाराओं के बीच का जो अंतर है वो समझते हुए आज की दलित आंदोलन की युवा पीढ़ी को, और न केवल दलित लेकिन इस देश की यंगर जनरेशन को एक खुले मन के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ, तर्क शक्ति को काम पे लगाकर सड़कों पर उतार आना चाहिए। अभी वो परिस्थिति नहीं है कि केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ही कर्मशीलता करें। कर्मशीलता करने के लिए सड़कों पर उतरना बेहद ज़रूरी है, और हज़ारों की तादाद में दलित युवा बहनें बाहर आए तो डेफिनेटली हम लोग बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो यही मेरा संदेश है कि नौजवान उठ खड़े हो। भगत सिंह ने भी कहा था अनटचेबिलिटी रिमूवल का उनका जो ऐसे निबंध है उसमें कि सोए हुए शेरों उठो और बगावत खड़ी करो। तो बगावत खड़ी करने के लिए राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जिग्नेश भाई घूम रहे हैं, घूम घूम करके सबको संदेश दे रहे हैं। निश्चित रूप से आज वक्त की ज़रूरत है कि सारे लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, उनको अपने आप को निर्भीकता से आगे लाते हुए उठ खड़े होना होगा, संविधान को बचाना होगा, लोकतंत्र को बचाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जिग्नेश भाई आपका शून्यकाल से बातचीत करने के लिए। जय भीम और लाल सलाम। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, लाल सलाम।